मेरा नाम वाजिद मीरक है। मैं जम्मू एंड कश्मीर के एक डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से बिलोंग करता हूँ। He qualified two examination, and before starting this recording I was discussing with him and he is confused what to join and what not to join. एसीसी एक कंप्लीट पैकेज है आपके सारे एग्रीकल्चर एग्जाम्स के लिए। मैं इस बात को ओपन हार्टली एक्सेप्ट करता हूँ कि सिर्फ हम नहीं है, सबसे पहले आपका हार्डवर्क है, सेकेंडरी उसके बाद के पेरेंट्स जो आपको सपोर्ट करते हैं, एंड यस थर्ड हम हैं जो आपको गाइड करते हैं। जब एक मंथ रह गया था प्रीलिम्स को तो मैंने उन 30 दिनों में मुझे लगता है कम से कम 120-130 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाए होंगे। कि जब इंसान इतनी मेहनत करता है तो फिर उसके बाद नहीं सिलेक्शन होता है तो आप तो गुरु हैं, जानते हैं अच्छे से कि क्या बीतती है। फिर मैंने खुद को नहीं ये डिसहार्ट होने नहीं दिया। मैं एक दिन मैंने थोड़ा बहुत रोया, बाकी चीज़ें की, तो नेक्स्ट डे मैं फिर से उठा, फिर से मैंने प्रिपेयर की। कभी कभी इंसान जो अंदर चल रहा होता है ना उसको वर्ड्स में प्रॉपरली कह नहीं पाता। ठीक है, रिजल्ट जब नहीं आए तो बुरा फील करना, थोड़ा सा डिमोरलाइज होना, अपसेट होना, खाना ना खाना सब चलता है, लेकिन ज़िंदगी एक सिलेक्शन ना होने से रुक नहीं जाती। बट रुका नहीं बंदा, लगा रहा और एंड तक लगा जब तक सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किए। सुबह उठ के मेरा मुंह सूजा हुआ होता था, लेकिन ये कुछ टाइम की होती है, फिर इंसान को ज़िंदगी में आराम करना पड़ता है। ये कुछ टाइम में आपको बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन जितना जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ये सब कुछ आपको आ जाएगा। प्रैक्टिस से हर कुछ चीज़ आ जाती है, किसी के लिए नहीं है। अब किसी को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, किसी को थोड़ी कम करनी पड़ेगी, लेकिन हो जाएगा हर एक का। Hello and welcome everyone. My name is Deepak Wadhwa and today I am with a candidate. He qualified two examination, and before starting this recording I was discussing with him and he is confused what to join and what not to join. But his story seems very motivational because after completing graduation he was working hard, then qualified two exams. मैं ही सारा कुछ बताता रहूंगा, दिक्कत हो जाएगी। बेटर है हम वाजिद के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं। वाजिद, बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट यू फॉर क्वालिफाइंग टू एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच सर। अपने बारे में और अपने सिलेक्शन के बारे में थोड़ा बता दीजिए। मेरा नाम वाजिद मीरक है। मैं जम्मू एंड कश्मीर के एक डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से बिलोंग करता हूँ। मेरी जर्नी एसीसी से एंड ऑफ ईयर 2022 से शुरू हुई। मेरी ग्रेजुएशन 2022 में ही कंप्लीट हुई और इन द सेम ईयर में अपनी यूनिवर्सिटी, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी जिसका नाम है, उसमें सेलेक्ट हुआ एज लाइफ स्टॉक असिस्टेंट। वो जॉब मेरे लिए सेटिस्फाइंग नहीं थी, तो मैं कंटिन्यूसली एसीसी के साथ पढ़ता रहा। 2023 फुल मैंने एसीसी की, मेरे पास एसीसी की बुक्स भी हैं, एसीसी का कोर्स भी है और मॉक भी है। ये तीनों चीज़ें मैंने ली और 2023 में मैंने फुल प्रिपरेशन की, अपने जितना मैं अपनी तरफ से दे सकता था मैंने दिया। लेकिन इनफैक्ट ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था, तो मेरी 2023 में सिलेक्शन एएफओ में नहीं हुई। प्री मेरा क्वालिफाई हो गया लेकिन मेंस मेरा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ, जो मेहनत मैंने 2023 में एसीसी से एएफओ के लिए की, उसी मेहनत के बदौलत मैंने हमारा पिछले 2023 में 31 दिसंबर को हमारा मेंस हुआ था और रिजल्ट हमारा जैन में आया था। पता चला कि मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ, लेकिन फरवरी में मेरा फार्म मैनेजर का एग्जाम हुआ, कृषि विज्ञान केंद्र का। उसमें जो सिलेबस था वो डिट्टो था जो हमें एएफओ में मिलता था। वहाँ पे रीजनिंग एंड काउंट 25% वेटेज था, इंग्लिश का 25% वेटेज था और 50% एग्रीकल्चर का था। मतलब ये डिट्टो मैच करता है एएफओ के साथ। जो मेहनत मैंने एएफओ के लिए की थी उसकी वजह से मेरा फार्म मैनेजर्स में सिलेक्शन हो गया। तो एक में मुझे सिलेक्शन नहीं मिली, लेकिन उसकी वजह से मुझे सिलेक्शन फार्म मैनेजर में मिल गई। और इस साल मैंने फिर इस साल अक्टूबर में फिर उसमें भी हमारा रिटर्न हुआ, उसके बाद हमारा इंटरव्यू हुआ। इस साल 2024 में अक्टूबर में उसका रिजल्ट आया और उसके बाद मैंने मतलब समझो कि पढ़ाई छोड़ दी इसके लिए, एएफओ के लिए। उसके बाद मैंने रिलैक्सिंग तरीके से गया। मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं आप जाओ, आप दे दो एएफओ। मैंने एएफओ का मेरा प्री भी क्वालिफाई हुआ, 55 मेरे थे प्री में, मेरा मेंस हुआ 35 थे मेरे मेंस में, और मैं फिर चंडीगढ़ गया इंटरव्यू देने के लिए। मैं एसीसी के बारे में बताना चाहता हूँ कि एसीसी सिर्फ आपको एएफओ के लिए प्रिपेयर नहीं करवाता है,
आपकी कोई भी स्टेट एग्रीकल्चर की जॉब हो, कोई भी एग्जाम हो एग्रीकल्चर के रिलेटेड, आप उसके लिए एसीसी ले सकते हैं और आप वहां से, क्योंकि मुझे खुद एक्सपीरियंस है, मेरा सिर्फ एएफओ ही नहीं हुआ बल्कि मेरा फार्म मैनेजर भी इसी से हुआ। और बाकी मैं आपको दूसरा ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पे हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के पोस्टें निकलती हैं। उसके लिए एलिजिबिलिटी एमएससी हॉर्टिकल्चर होती है। मैं बीएससी एग्रीकल्चर हूँ, लेकिन मैंने वो एग्जाम दिया, वो भी मैंने एसीसी की बुक्स पढ़ के गया था। मैं इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो गया वहां पे, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने देखा कि इसका एमएससी नहीं है, फिर मुझे उन्होंने निकाल दिया वहां से, बोला नहीं आपका एमएससी नहीं है। लेकिन मैंने इंटरव्यू में, उसमें भी इंटरव्यू क्वालिफाई किया था, इंटरव्यू में गया था, क्वालिफाई नहीं किया था इंटरव्यू के लिए, एलिजिबल हो गया था, रिटर्न मैंने क्वालिफाई किया था उसका। तो एसीसी एक कंप्लीट पैकेज है आपके सारे एग्रीकल्चर एग्जाम्स के लिए। थैंक यू सो मच। आपने बहुत कुछ बोल दिया थोड़े से शब्दों के अंदर। और मैं ये कहना चाहूंगा कि वाजिद जितना बोल रहा है ये अधूरा सच है। वो इसलिए अधूरा सच है क्योंकि सिर्फ एसीसी सब कुछ नहीं है, स्टूडेंट का हार्ड वर्क। बिकॉज अगर वाजिद ने क्वालिफाई किया तो सिर्फ हम ही उसके पीछे नहीं है, वाजिद का हार्ड वर्क, उसके पेरेंट्स की ब्लेसिंग और उसका बहुत सारा वो पेशेंस जो सेलेक्ट ना होने के बाद वाजिद ने दिखाया, वो सबसे मेन था। बिकॉज 23 में तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ, 24 में फार्म मैनेजर हो गया एंड सी द कॉन्फिडेंस। अक्टूबर में रिजल्ट आने के बाद पढ़ना ही छोड़ दिया बट स्टिल एएफओ क्वालिफाई कर दिया। तो बेसिकली एएफओ 24 ने क्वालिफाई नहीं करवाया, 23 वाली मेहनत 23 ने नहीं करवाया। नहीं करवाया, वेरी वेल बिल्कुल डन। यही मैं कहना एंड चाहता हूँ, 23। मैं इस बात को ओपन हार्टली एक्सेप्ट करता हूँ कि सिर्फ हम नहीं है, सबसे पहले आपका हार्डवर्क है, सेकेंडरी उसके बाद के पेरेंट्स जो आपको सपोर्ट करते हैं, एंड यस थर्ड हम है जो आपको गाइड करते हैं। जी सर, थैंक मैं यू। जब भी थैंक यू, यू आर वेलकम। मैं जब भी किसी स्टूडेंट से जम्मू कश्मीर वाले से बात करता हूँ ना, मेरे माइंड में अलग ही इमेजिनेशन चल रही होती है। एक तो आपके यहाँ की नेचुरल ब्यूटी जिससे मुझे थोड़ी जलन भी होती है क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। बट दूसरा, जहां तक मैं जानता हूँ जम्मू कश्मीर के अंदर जब कुछ चीजें चेंज हुई थी तो काफी लंबे टाइम के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया था। आज चीजें बहुत नॉर्मल जी हो गई हैं बट तब बंद हो गया था। चैलेंजेस की बात मैं करना चाहता हूँ इस जर्नी के अंदर जो आपकी ऑलमोस्ट 2 इयर्स की थी, जिसमें एग्जाम 3 क्वालिफाई किए बट एक में आप एमएससी नहीं थी इसलिए नहीं जा पाए, वरना वो भी हो जाता शायद। इस 2 इयर्स की जर्नी के अंदर किन किन चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा और कैसे आपने उनको हैंडल किया? जी सर, पहले ही मुझे लगता है कि इंसान को खुद को मोटिवेट हमेशा करना पड़ता है। अगर मैंने, जब मेरा 2023 में जब मेरा एएफओ नहीं हुआ, वो मेरे लिए सबसे ज्यादा लाइफ में डिसहार्टनिंग था, क्योंकि जितनी मेहनत मैंने उस साल की थी एएफओ के लिए, मुझे नहीं लगता है कि कभी किसी और एग्जाम के लिए मैं उतनी मेहनत कर पाऊंगा। मैं एग्जांपल देता हूं सर, मैं प्रीलिम्स में दिन में 4, मतलब 8 घंटे, 4 फुल मॉक मॉक लगाता था, फुल मॉक 4 लगाता दिन में, वो एक दिन आठ में घंटे 4? एक दिन में मैं 4 लगाता था। ऑलमोस्ट माय जब गॉड। एक मंथ रह गया था प्रीलिम्स को, तो मैंने 29 दिनों में मुझे लगता है कम से कम 120 130 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाए होंगे। एक महीने फुल में? फुल जी, एक महीने में, और ये मैं झूठ नहीं कह वाह। रहा हूँ सर। मैंने एक महीने में कम से कम 100 से 120 के दरमियान फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाए वाह होंगे। वाह, वेल डन, तभी उसी की वजह इम्प्रेसिव। से पिछले साल जब प्रीलिम्स का कट 36 हुआ था, तो मेरे उस टाइम 54 थे। उस टाइम मेरे 54 थे, 36 कट हुआ था उस टाइम। और उसी की वजह से इस साल में जो मैंने 55 मार्क्स लाए, वो सिर्फ इस साल, क्योंकि इस साल मैंने प्री के लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा था, वो उस साल की मेहनत थी कि इस साल मेरा प्री क्वालिफाई हुआ। तो जब मैंने इतनी मेहनत की थी, मेंस मेरा कमजोर इसलिए रह गया कि मुझे लगता है कि मेंस में मैंने थोड़ा कम मॉक टेस्ट लगाए पिछले साल, तभी मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ। लेकिन पढ़ा तो मैंने बहुत था, किताबें मैंने बहुत याद कर ली थी, सुंडा आपकी सारी बुक्स, वो सब कुछ मैंने याद कर लिया था, लेकिन मॉक थोड़ा मैंने कम लगाए थे। उसकी वजह से मेरा फिर मेंस नहीं हो गया। कि जब इंसान इतनी मेहनत करता है तो फिर उसके बाद नहीं सिलेक्शन होता है, तो आप तो गुरु हैं, जानते हैं अच्छे से कि क्या क्या बीतती है फिर। लेकिन उसके बाद एक ही 1.5 मंथ रह गया था मुझे फार्म मैनेजर के एग्जाम को। मैंने खुद को नहीं, ये डिसहार्ट होने नहीं दिया। मैं एक दिन मैंने थोड़ा बहुत रोया, बाकी चीजें की, तो नेक्स्ट डे मैं फिर से उठा, फिर से मैंने प्रिपेयर की। 1 मंथ रह गया था फार्म मैनेजर के एग्जाम को, मैंने पढ़ाई बिल्कुल स्टार्ट की। और फिर ऊपर वाले का करना था कि मेरा फिर इस साल एएफओ भी हो गया और फार्म मैनेजर भी हो गया। थैंक यू सो मच। कभी कभी इंसान जो अंदर चल रहा होता है ना उसको वर्ड्स में प्रॉपरली कह नहीं पाता। शायद वैसा ही कुछ मेरे अंदर चल रहा है इस टाइम पे।
ही सेड मैं रोया, पर रुका नहीं, फिर से शुरू कर दिया। ठीक है, रिजल्ट जब नहीं आए तो बुरा फील करना, थोड़ा सा डिमोरलाइज होना, अपसेट होना, खाना ना खाना, सब चलता है। बट दैट इज फॉर 1 2 3 और 4 डेज। लेकिन जिंदगी एक सिलेक्शन ना होने से रुक नहीं जाती। एंड ये सब व्यूवर्स को समझना चाहिए वाजिद के एक्सपीरियंस से, कि मेहनत ज्यादा 23 के अंदर करी थी, लेकिन जब नहीं हुआ, ऑब्वियसली दिल तो टूटता है। क्योंकि हम फिल्मी दुनिया में दिल टूटना कहीं और तरीके से देखते हैं, बट सच कहो तो ये दिल तोड़ता है जब रिजल्ट नहीं आता। बट रुका नहीं बंदा, लगा रहा, और एंड तक लगा रहा, जब तक सारे एग्जाम क्वालिफाई नहीं किए। तो शायद ये जर्नी से काफी कुछ सीखा जा सकता है। आपने सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर सब कुछ बोल ही दिया, तो मेरे पास क्वेश्चन नहीं है कि प्री की स्ट्रेटेजी क्या थी, मेंस की क्या थी, बिकॉज जो बंदा एक दिन में 4 टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा है ना, स्ट्रेटेजी नहीं है उसके पास एक ही चीज है, हार्ड वर्क। जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मैं नहीं पूछूंगा आपसे वो सब क्वेश्चन। मैं आपसे ये पूछूंगा कि जो फ्यूचर एस्पिरेंट है जम्मू कश्मीर से जी या मे भी बाकी स्टेट से, उनको तैयारी कैसे जी करनी चाहिए? जी सर, मैं प्री से स्टार्ट करूंगा क्योंकि प्री इज एज इम्पोर्टेंट एज मेंस। आप पिछले साल मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ 2023 में भी, 24 में भी, जिनका प्री नहीं हुआ। अगर वो मेंस में जाते तो वेंस में उनके मार्क्स 45 से प्लस भी हो सकते थे, इतने वो काबिल थे इन अपने अपने एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट्स में। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन मेन चीज हो जाता है कि वो प्री में रह जाते हैं। तो प्री की स्ट्रेटेजी, मेरी स्ट्रेटेजी मैं उनको कहूंगा कि अगर आप चाहें तो उस तरीके से जा सकते हैं। पहले तो आप अपना बेसिक्स सारा क्लियर कर दीजिए। प्री में 3 4 पार्ट्स आते हैं। एक तो आपका डीआई का पार्ट आता है, आपका क्वाड्रेटिक का पार्ट आता है, और बाकी जो पार्ट आता है आप वो सारा जो है अच्छे तरीके से बेसिक क्लियर कीजिए। उसके बाद आप मॉक्स पे जाइए, फुल लेंथ मॉक्स पे जाइए, और उसके बाद इंडिविजुअल मॉक्स पे जाइए। इंडिविजुअल मॉक्स में सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन में अपनी जगह हर दिन 1 1 घंटा देता था सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन को, क्योंकि उसकी वजह से मेरी कैलकुलेशन बेटर हो जाती थी। आप टेबल्स मेमोराइज कीजिए, कंटिन्यूअसली टेबल्स मेमोराइज कीजिए, उसकी वजह से भी आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। ये ना सिर्फ आपको एएफओ में मदद करेगी, बल्कि अदर जो आपके पीओ एग्जाम्स हैं, बाकी एग्जाम्स हैं, उनमें मदद करेगी। और प्री में सिर्फ यही है कि आप बेसिक्स क्लियर कीजिए और उसके बाद जितने चाहे उतने मॉक लगाइए। मेंस में आप एसीसी का कोर्स लीजिए, एसीसी की बुक्स लीजिए और नीमराज सुंडा, ये अच्छे से पढ़िए, पूरा अच्छे से मतलब सारे बेसिक्स क्लियर कीजिए। उसके बाद आप इसमें भी मॉक्स लगाइए, और मॉक्स से आप देखिए कि इस मॉक में मुझे 60 में से 40 आ रहे हैं, गलती कहाँ पे हुई। जहां पे गलती हुई उस पॉइंट को स्ट्रांग कीजिए, वापस आइए, दोबारा से मॉक दीजिए, और यही साइकिल रिपीटेडली चलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आप दिन में कितने घंटे पढ़ते हैं वो मैटर नहीं करता है, आप कंसिस्टेंट कितना है वो मैटर करता है। आपके डेज बीच में टूटने नहीं चाहिए, आपके डेज नहीं चुनने। मैं 10 बजे शुरू करता था सुबह, रात के 3:30 तक मैं पढ़ता था, सुबह 10 से रात के 3:30 तक। बीच में लंच ब्रेक और कुछ प्रेयर का टाइम होता था, वो मैं ले जाता था, बाकी मैं रुकता नहीं था। सुबह उठ के मेरा मुंह सूजा हुआ होता था, और नींद कम की वजह से। लेकिन ये कुछ टाइम की होती है, फिर इंसान को जिंदगी में आराम करना पड़ता है, ये कुछ टाइम में आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। आप जी, मैं कहाँ पे था सॉरी। इट्स ओके। आपने प्री के बारे में बोला जी कि क्वांट वाला सेक्शन, रीजनिंग और इंग्लिश में कुछ ऐड जी करना चाहेंगे? हाँ जी, रीजनिंग में आपका डीआई है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी पजल है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मार्क स्कोरिंग है। जब मैं पहले एसीसी की बुक्स पे ये सॉल्व करता था, मुझे पूरा याद है, मैं एक डीआई को, एक पजल को मुझे 2 घंटे लगते थे सॉल्व करने में। वो मुझे सॉल्व होती ही नहीं थी। सुबह में 10 बजे बैठता था, 1 बजे तक मुझे एक पजल सॉल्व होती थी। लेकिन जब मैंने धीरे 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 आहिस्ता 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 शुरू किया, फिर जब मैं 2 घंटे का मॉक देता था, तब मैंने एसीसी के कुछ मॉक्स में 90 भी स्कोर किया है आउट ऑफ 125। तो ये वाह। सब कुछ होता है जब जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हो। ये नहीं आप कहते हो कि बहुत सारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमारा मैथ्स वीक है, हमारा रीजनिंग वीक है, कि इससे हमारा कुछ नाता होता ही नहीं है, हमारे लिए टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं ये। लेकिन जितना आप मेरे लिए भी नए थे, लेकिन जितना जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ये सब कुछ आपको आ जाएगा। प्रैक्टिस से हर कुछ चीज आ जाती है, किसी के लिए नई नहीं है, चाहे फिर कोई बिलो एवरेज हो या कुछ हो, हर एक को आएगा। लेकिन अब किसी को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, किसी को थोड़ी कम करनी पड़ेगी, लेकिन हो जाएगा हर एक का, ये नहीं है। और मीन्स के इंग्लिश में तो लास्ट में इंग्लिश ऐड करना चाहता हूँ। इंग्लिश में बेसिक क्लियर कीजिए और सिर्फ मॉक लगाइए, सिर्फ मॉक लगाइए, सिर्फ मॉक लगाइए।
हाँ, रीजनिंग में आप एसीसी की बुक्स, एसीसी का कोर्स लीजिए और नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाइए, उनको रिवाइज कीजिए और सबसे ज्यादा फिर उसके बाद मॉक्स लगाइए। कंटिन्यूअसली मॉक लगा के खुद को देखिए कि मैं कहाँ पे हूँ, जहाँ पे गलती हो रही है वहां से वापस आ जाइए, वहां पे दोबारा से उसको दुरुस्त कीजिए, दोबारा से मॉक लगाइए और यही साइकिल रिपीटेडली चलना चाहिए। वाह, मतलब जैसे आप बोल रहे हो ना, सच बता रहा हूँ, ये अंदर से मुझे लग रहा है कि ये मुझे रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। मुझे वाजिद को बुलाना चाहिए, सामने बिठा के प्रॉपरली रिकॉर्ड करना चाहिए। हालांकि हो ये भी प्रॉपर है, बट आपकी बातें बहुत इंस्पायरिंग है। आप क्लियर सी बात बोल दे रहे हो कि किस तरीके से सिलेक्शन लिया जा सकता है, और आपने अपनी स्टोरी भी सुना दी। मुंह सूजा हुआ था, एक दिन में चार चार टेस्ट अटेम्प्ट किए, तो ऑब्वियसली समझ आ रहा है कि सिलेक्शन के लिए स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। इंटरव्यू का वेन्यू क्या था आपका, और इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा हम्म, आपका? जी सर, मेरा इंटरव्यू का वेन्यू चंडीगढ़ में था। कश्मीर से मैंने ट्रैवल किया 3-4 दिन पहले ही, तो रहा मैं चंडीगढ़ में। बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। मैं बिल्कुल लाइट गया था क्योंकि मुझे कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि ज्यादा मैं क्योंकि मुझे ऑलरेडी सिलेक्शन हो गई थी तो मुझे उतना प्रेशर नहीं था। तो मुझे जो जो क्वेश्चंस पूछे गए मैंने ऑलमोस्ट सबका जवाब दे दिया। उन्होंने मुझे इकॉन के क्वेश्चंस पूछे, थोड़ा बहुत रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जो बैंकिंग के होते हैं, टर्मिनोलॉजी वगैरह। एक्सपीरियंस बिल्कुल बिल्कुल, इंसान जो सोच के जाता है कि वो होगा ये होगा, मार डालेंगे क्या करेंगे, वैसा कुछ नहीं होता है। बिल्कुल लाइट होता है। अगर आपने मेंस में अच्छा स्कोर किया होता है तो आपके लिए फिर इंटरव्यू बहुत ही इजी हो जाता है, बहुत ही हद से ज्यादा इजी हो जाता है। और जो आप ऑलरेडी उसके उससे पहले आप स्टूडेंट्स को मॉक लेते हैं, वो चीजें बहुत इंसान को हेल्प करती हैं आगे इंटरव्यू में। थैंक यू सो मच वाजिद। मीन्स में अगर स्कोर अच्छा हो तो इंटरव्यू आसान हो जाता है, और अगर वाजिद के जैसे जी कॉन्फिडेंस लेके जाओ तो और आसान हो जाता है। कैसा लग रहा है अभी जब एएफ ओ बन गया है? घर वाले कैसा फील कर रहे हैं? जी सर, ये एएफओ मेरे लिए एक चैलेंजिंग था क्योंकि 2 बार नहीं हुआ, तो इसको करके दिखाना था मुझे। तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग है कि एएफओ इस साल हो गया। घर वाले भी बहुत ज्यादा खुश हैं, हर कोई खुश है। सबकी प्रेयर्स होती हैं साथ में, अपनी टीचर्स की, सबकी। तो उसकी वजह से हो गया। गुड बढ़िया। गुड। यही टाइम है एंजॉय करने का, उस अचीवमेंट को फील करने का। बट अब ऑलरेडी वर्किंग है ना? तो जी सर। जो भी आप फ्यूचर में करने वाले हैं बहुत सोच समझ के कीजिएगा, बिकॉज लाइफ का हर एक छोटा डिसीजन आपके फ्यूचर को इम्पेक्ट करेगा। जी सर। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। मैं 2 एग्जाम बोल रहा था, बट थैंक यू। आपने एक्चुअली 3 एग्जाम क्वालिफाई कर दिए हैं। मोटिवेशनल था ये, और मेरे व्यूवर्स जब इसे देख रहे होंगे, बहुत सारे वो ऑडियंस जो आपको देख के खुश होने वाली है, जो मोटिवेट होने वाली है, आप भी बहुत सारे लोगों के सिलेक्शन का रीजन बनने वाले हैं। थैंक यू सो मच। मैं खुद को खुश नसीब समझूंगा अगर ऐसा हो जाएगा। डेफिनेटली ऐसा होगा। किसी की पॉजिटिविटी इंसान को आगे ले जाती है, और किसी की नेगेटिविटी बहुत पीछे ले आती है। और आपने बहुत सारी पॉजिटिव स्प्रेड कर दी है इस वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच सर। ओके वाजिद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच सर।